एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों के लिए आपकी बुक का जो 15वां चैप्टर है वृद्धावस्था में पोषण वो आपके सामने लेके आई हूँ। तो वृद्धावस्था में पोषण अभी तक हमने अवस्था देखी है, शैशवावस्था देखी है, बाल्यावस्था देखी है, किशोरावस्था देखी है और साथ में किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था का अध्ययन किया है। अब इस प्रौढ़ावस्था के बाद में आती है आपकी वृद्धावस्था। सबसे पहले तो आपको वृद्धावस्था का अर्थ है वो क्लियर होना चाहिए कि वृद्धावस्था क्या है। इसको आप बोल सकते हो या तो प्रौढ़ावस्था के पश्चात आने वाली अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं, या 60 वर्ष के बाद आने वाली अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। तो आपको सारा अवस्थाओं का मैंने अध्ययन करवाया था, एक बार आपको वापस मैं क्लियर कर देती हूँ। 0 से लेके 1 वर्ष तक की अवस्था होती है उसको हम शैशवावस्था कहते हैं, शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था। फिर 2 से लेके 12 वर्ष तक होती है वो होती है बाल्यावस्था। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए ध्यान रखने वाले हैं। और 13 से लेके 21 वर्ष तक है उसे हम कहेंगे किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, और 21 से 40 और 40 से 60 तक की ये तो हमने देखी थी वयस्कावस्था, और इसके बाद ये आ जाती है प्रौढ़ावस्था। ये दोनों को आप एक ही बोल सकते हो, वयस्कावस्था और प्रौढ़ावस्था को दोनों को मिला के प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है और साथ में वयस्कावस्था के नाम से भी जान सकते हैं। अब 60 वर्ष के बाद आने वाली अवस्था होती है वो आपकी होती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या क्या परिवर्तन देखे जाते हैं, सबको पता है कि वृद्ध व्यक्ति किस तरीके के होते हैं, कैसी उनकी मनोक्रियाएं होती है, कैसे उनका शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो वृद्ध व्यक्ति के सामने किस तरीके की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक परिवर्तन। आपके घरों के अंदर हम नॉर्मली मानते हैं तो इन सारी अवस्थाओं के व्यक्ति है वो एक घर के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। घर में बच्चे होते हैं वो इन 2 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। कुछ बच्चे किशोर अवस्था के होते हैं और जो घर के मुख्य पति पत्नी जो भी बच्चों के माता पिता होते हैं वो वयस्क अवस्था और प्रौढ़ावस्था के होते हैं, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो, यानी सारी अवस्थाओं के मिला के देखा जाए तो एक परिवार के अंदर इन सारी अवस्थाओं के व्यक्ति मिल जाते हैं। इन अवस्थाओं के अंदर हम सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं कि वृद्ध व्यक्ति होते कैसे हैं। इनकी हम देखें तो मांसपेशियों की जो क्रियाशीलता है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि 60 साल के बाद के व्यक्ति की जो क्रियाशीलता है वो एक वयस्क व्यक्ति और किशोर व्यक्ति की अपेक्षा बहुत कम हो जाती है। उनकी चयापचयन दर में कमी आ जाती है। चयापचयन यानी खाने के बाद उसकी जो क्रियाशीलता होनी चाहिए, उसको जो पचाने की क्षमता होनी चाहिए वो उनकी कम हो जाती है, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, कार्य करने में असमर्थ होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं और घूमते फिरते कम है, क्योंकि उनके पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरीके की समस्याएं, कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके डायबिटीज़ या मधुमेह बोल सकते हो आप, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो वृद्ध व्यक्ति को घेरे रखती है। तो इस कारण से उनका जो शारीरिक परिवर्तन है वो नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा काफ़ी कम हो जाता है। उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उनकी हड्डियाँ है वो भुरभुरी होना लगती है। तो इसके ऊपर एक प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है उनके हड्डियों से संबंधित जो रोग पाया जाता है उस रोग को किस नाम से जाना जाता है। तो उस रोग को हम ओस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर दंत क्षय की भी मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को भी दंत क्षय है वो समस्याएं देखी जाती है, क्योंकि बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं वो गिरते हैं। इसके साथ साथ ये जो हमारी वृद्धावस्था होती है, इन वृद्धावस्था के अंदर भी दंत क्षय की जो संभावनाएं होती है वो ज़्यादा देखी जाती है। दांत शारीरिक परेशानी के कारण या उनकी एज के कारण उनके दांत है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, उनमें दर्द होता है।
उनकी त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ये भी उनकी शारीरिक क्रियाशीलता, नए ऊतकों के निर्माण की समस्याओं के कारण ये परेशानी उनमें देखने को मिलती है। एक दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है उनका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज के साथ उनका जो रिलेशन है वो देखा जाता है, सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि ये जो एज होती है वृद्धावस्था, रिटायरमेंट की एज होती है और रिटायर होने के बाद व्यक्तियों का जो मेल मिलाप है समाज के साथ है वो कम देखा जाता है। इस कारण से इनमें सामाजिक परिवर्तन है वो काफ़ी होता है। लोग अकेले रहने के कारण उनके अंदर झुंझलाहट पैदा होती है, उनका दूसरों के साथ संबंध है वो सही नहीं बन पाता है, उनको कई तरीके की परेशानी है वो समाज के अंदर झेलनी पड़ती है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक का मतलब उनकी जो अंतः क्रियाएं होती है, जो वृद्ध व्यक्ति का स्वभाव होता है वो उसका कुछ अलग हो जाता है, कुछ वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये समस्याएं उनके अकेलेपन के कारण होती है। एक तो हो सकता है कि उनका अगर पति पत्नी में से कोई भी एक कम हो जाता है तो उसके कारण भी ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन देखा जाता है। घर के बच्चे हैं, किशोर हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने वृद्ध माता पिता के साथ बैठकर उनके साथ समय बिताएं। तो ऐसे में वो अकेलेपन के कारण उनकी जो मनोवैज्ञानिक दशा होती है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है, उनके कारण अकेलेपन के कारण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक इनकी पोषण संबंधी समस्याएं आती है, जो हम इनमें वृद्धावस्था में पोषण का ही अध्ययन कर रहे हैं तो इसी बिंदु के ऊपर हमें ज़्यादा करके ध्यान देना है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी पोषण संबंधी समस्याएं क्या है, क्या समस्याएं हैं जो इस अवस्था के अंदर हमें पोषण पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अब की बार भी जो हमारा अभी 2020 का पेपर हुआ है 23 जून को, उसके अंदर भी इस लेसन के अंदर से प्रश्न आया था कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनकी पोषण संबंधी समस्याओं का हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो जो पोषण संबंधी समस्याएं होती है ये मुख्य रूप से इस कारण से होती है क्योंकि इनका जो आंतरिक और बाह्य अंगों का में परिवर्तन आता है। आप देखते हो अंदर के अंग जितने भी इनकी उपपच्य दर होती है, खाने पीने की शक्ति होती है वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह कम हो जाती है। इस कारण से इनमें देखा जाता है। और बाह्य अंगों में परिवर्तन, जोड़ों में दर्द है, हार्ट पेशेंट है, मधुमेह पेशेंट है, इस तरीके की समस्याएं हैं। पचाने की क्षमता कम हो जाना, नए ऊतकों का निर्माण नहीं हो पाना और कोलेजन नाम का जो प्रोटीन होता है उनकी उत्पत्ति है वो कम हो जाती है, जिस कारण से इनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये सब परिवर्तन किस कारण से होता है? क्योंकि इनकी एक तो कार्य क्षमता कम होती है, उनमें छीण यानी कमी आ जाना, पाचन संबंधी और अवशोषण संबंधी समस्याएं हैं वो कम देखी जाती है। क्योंकि जो हमारे वसा का हम उपयोग करते हैं या प्रोटीन का उपयोग करते हैं वो जितनी हमारी कार्य क्षमता होगी उतना ही वो व्यक्ति को पोषण प्रदान करता है। तो इस अवस्था के अंदर अगर हम उनको ज़्यादा चिकनाई वाला खाना दें तो वो उनके लिए एक मोटापे की समस्या या हार्ट पेशेंट इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इसमें हमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर यही ध्यान देना होता है कि इनके भोजन के अंदर प्रोटीन है उसकी मात्रा तो हमें अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि नए ऊतकों के निर्माण के लिए और जो पुराने ऊतक है उनकी टूट फूट या उनके उत्पादन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है वो वृद्ध व्यक्ति के भोजन में होना चाहिए। वसा की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए और साथ में कार्बोहाइड्रेट है वो भी कम मात्रा में ही लेना उचित रहता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो अब ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उनके पीछे उनकी कार्य क्षमता है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए और वो वृद्धावस्था में ज़्यादा हो नहीं सकती है। इस कारण से हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनमें वसा का मैंने आपको बता ही दिया, वसा की मात्रा भोजन में कम करनी चाहिए। प्रोटीन संबंधी, खनिज, लवणों से संबंधित, क्योंकि इस अवस्था के अंदर मुख्य समस्या आती है वो एक तो दांत गिरना यानी हड्डियों से संबंधित जो समस्याएं आती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ये मैंने लिखा है, भुरभुरी हो जाना। तो इन सब के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, साथ में खनिज लवणों की आवश्यकता। लोह तत्व की मात्रा है इनके भोजन में अच्छी होनी चाहिए ताकि इनका अच्छे तरीके से अच्छे स्तर का पोषण प्राप्त हो सके।
तो इनमें विटामिन और खनिज लवणों से संबंधित पोषक तत्वों की मात्रा को हमें वृद्धावस्था में देना चाहिए और वसा की मात्रा को कम कर देना चाहिए, और साथ में ऊर्जादायक जैसे शर्करा है उनकी मात्रा भी कम रखनी चाहिए। तो ये हमारे इनमें वृद्धावस्था में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर किया है कि वृद्धावस्था है क्या। आपको ये पता होना चाहिए कितने से कितने वर्ष तक की वृद्धावस्था होती है। ये 60 वर्ष के बाद और मृत्यु तक यानी वृद्धावस्था ही रहती है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। और इनमें शारीरिक परिवर्तन किस किस तरीके के होते हैं और ये आपको रोग का नाम है वो ध्यान रखना है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में यही बातें हैं जो आपके प्रश्नों में पूछी जा चुकी है। ये भी एक साल प्रश्न 2 साल पहले है ये आ चुका है, और अभी ये आया है वो पोषण संबंधी समस्याओं पर आया कि ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। तो ये आपको क्या क्या परिवर्तन शारीरिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे का ये पार्ट आपका इस लेसन का 1 था। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगी। इतने आप इतना क्लियर कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।